गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 5 चल रही थी, जिसमें अपन ने शून्य कोटि, प्रथम कोटि के बारे में हमने आपको बता दिया था। इसके बाद में अब आता है द्वितीय कोटि। तो द्वितीय कोटि के लिए देखो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक पदार्थों की सांद्रता की द्वितीय घातांक के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है 2A इक्वल टू प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है A + B इक्वल टू प्रोडक्ट। ये है जब तो क्रिया कारक पदार्थ एक ही है, तब तो अपन क्या लिखेंगे? रेट में रेट प्रोपोर्शनल टू A की सांद्रता की घात 2, अर्थात अभिक्रिया की जो रेट है वो क्रिया कारक की सांद्रता की द्वितीय घातांक के समानुपाती होती है। और यदि ऐसे है तो और ऐसे में अपन दो कंडीशन पढ़ेंगे कि दोनों की सांद्रता जब समान हो और दोनों की सांद्रता जब असमान हो। तो नंबर 1 पढ़ते हैं कि जब दोनों की सांद्रता कैसी हो? समान हो। A बराबर B बराबर A मोल प्रति लीटर। तो दोनों की सांद्रता अपन ने समान मान ली है और इसकी सांद्रता मान ली है A मोल प्रति लीटर, A की भी और B की भी। और यदि अभिक्रिया ऐसी आती है तो कोई परेशानी इसमें, तो अपन डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो अब देखो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम मैंने आपको पहले भी बता दिया था, गुलबर्ग और बागे ने दिया था, और इसका प्रायोगिक सत्यापन बोडेनस्टाइन ने किया था। तो देखिए, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर उसमें एक क्रिया कारक है तो एक क्रिया कारक, दो क्रिया कारक है तो दोनों की सांद्रता के समानुपाती होता है, या दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, दोनों में अपन ने कोई संख्या नहीं है तो एक एक लगा दिया, तो 1 और 1 2। रेट का सूत्र होता है dx/dt, जो मैं पहले बता चुका हूँ। A की सांद्रता A-x और B की सांद्रता भी A-x। क्यों? क्योंकि अपन ने दोनों की सांद्रता को क्या मान लिया है? समान मान लिया। हल करेंगे तो A-x का होल स्क्वायर। समीकरण 1 को अवकलित समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं भैया? अवकलित समीकरण। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण। अब इस अवकलित समीकरण से हमें, जैसे अपन ने शून्य कोटि में निकाला था, प्रथम कोटि में निकाला था, और अब द्वितीय कोटि में निकाल रहे हैं, तो इसका समाकलित समीकरण ज्ञात करेंगे। तो समाकलित समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस A-x का जो होल स्क्वायर है उसको कहाँ ले आएंगे? सांद्रता के नीचे। तो dx/A-x का होल स्क्वायर और dt को कहाँ ले जाएंगे? इधर। तो अपना जो समीकरण आया है वो ये आ गया, dx/A-x का होल स्क्वायर बराबर k2 × dt। अब इसका अपन क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर दो इसका और ये इसका। k2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K2, प्रथम कोटि के लिए K1 लिख दो, शून्य कोटि के लिए K0 लिख दो। तो इसका जो समाकलन आया 1/A-x K2 dt का समाकलन आया t, और ये आ गया अपना समाकलन नियतांक, और बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 बनने के बाद में अपन क्या करेंगे कि c की वैल्यू निकालेंगे, समाकलन नियतांक की वैल्यू निकालेंगे, और इसके लिए हम पहले जैसी कंडीशन लगा देंगे कि जब t बराबर 0 तो x बराबर 0। ये हमने आपको इसमें बता दिया। जैसे माना A इक्वल टू प्रोडक्ट कोई रिएक्शन है तो t बराबर 0 पर उसकी प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर ले लेते हैं, और शुरू में जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अब माना t समय पश्चात या 5 सेकंड पश्चात माना इसका x भाग वियोजित होता है, टूट जाता है, और जितना भाग टूटता है वो किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। फिर अपन क्या करेंगे? t सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद
शेष मात्रा निकालेंगे। तो शेष मात्रा कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक सांद्रता में से वियोजन की मात्रा को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स। क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स। लेकिन ध्यान रखना x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन का क्या आया, a माइनस एक्स। तो यहाँ जो सांद्रताएं लिखी जाती हैं वो t समय पश्चात की सांद्रता लिखी जाती है। अब t बराबर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 मिनट, 20 मिनट, कितना भी हो सकता है। अब कंडीशन लगाई t बराबर 0 तो x बराबर 0, तो ये रहा t बराबर 0 तो x बराबर 0। अर्थात जब अभी t बराबर 0, इसका मतलब होता है कि जब अभिक्रिया शुरू हुई नहीं है और जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। इसलिए अपन x की वैल्यू 0 रखते हैं। समीकरण 2 से इसमें वैल्यू रख दो, x के स्थान पर 0 रख दो, t के स्थान पर 0 रख दो। तो x के स्थान पर 0 रख दिया, t के स्थान पर 0 रख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 में c जोड़ेंगे तो c बराबर 1/a, समीकरण नंबर 3। इस c की वैल्यू अपन किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। यहाँ पर सारी इक्वेशन ऐसी की ऐसी आ जाएगी, 1/a माइनस एक्स इक्वल टू k2t प्लस c की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आया है 1/a। अब यहाँ से यहाँ तक अपन इसको देखो, ये y बराबर मैंने जैसे यहाँ लिख दिया 1/a माइनस एक्स बराबर k2t प्लस 1/a। क्या लिख दिया, k2t प्लस 1/a। तो ये 1/a माइनस एक्स को अपन ने क्या मान लिया, y। k2t को अपन ने मान लिया m डॉट एक्स, k2 बन गया m, t बन गया x प्लस 1/a बन गया c। तो ये एक इक्वेशन आ गया y बराबर m x प्लस c का। किसका आ गया, y बराबर mx प्लस c का। तो जब ये समीकरण आ गया y बराबर mx प्लस c, तो ये इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में आगे आएगा, इसलिए मैं यही बता देता हूँ। तो y बराबर mx प्लस c में जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमेशा x और y में खींचा जाता है। x को x अक्ष पर लिया जाता है, y को y अक्ष पर। अब x के कौन है यहाँ पर, t, तो मैंने t लिख दिया x अक्ष पर। y कौन है, 1/a माइनस एक्स, तो मैंने y अक्ष पर कौन लिख दिया, 1/a माइनस एक्स। k2 m होता है और m का मतलब स्लोप, ढाल होता है, और 1/a अंतःखंड इंटरसेप्ट होता है। अब जब ग्राफ खींचेंगे 1/a माइनस एक्स और t में, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से खींचते हैं। जैसे अपन को y बराबर mx प्लस c में जब ग्राफ खींचना है तो y को y अक्ष पर, x को x अक्ष पर लेते हुए ग्राफ यहाँ आएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, c अंतःखंड, और ये इसका बन जाएगा ढाल m। तो देखो m बराबर क्या है, k2, और अंतःखंड c बराबर क्या है, 1/a। तो इस अभिक्रिया में या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जब 1/a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो इसका एक सीधी रेखा प्राप्त होती है और इसका अंतःखंड 1/a और ढाल k2 के बराबर होता है। आगे इसको सॉल्व कर लो इसको आगे। 1/a को उठाकर मैं इधर लेके आया तो किसका बन गया, ये माइनस का k2t। दोनों का एलसीएम ले लो, a और a माइनस एक्स का एलसीएम a इंटू a माइनस एक्स। a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचा, a माइनस a से a कट जाएगा, क्या बचा, a माइनस एक्स। तो लिखो a माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, और x, a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, और t को मैं कहाँ ले आया, नीचे। तो अपना सूत्र आ गया k2 बराबर 1/t इंटू एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। ये जो k2 रेट कांस्टेंट है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण कहलाता है, और इससे अपन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है अपना द्वितीय कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण। तो देखिए इधर, ये अपना k2 की वैल्यू आ गई, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब अपन ज्ञात करते हैं t हाफ, और t हाफ का मतलब होता है अर्ध आयु काल, t हाफ।
अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल। तो देखिए अर्ध आयु काल जब अपन ज्ञात करते हैं, पहले भी बताया था, अर्ध आयु काल आधा जीवन काल, आधी आयु 50% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है तो जितने समय में वह 50% पूर्ण हुई है वह समय अर्ध आयु काल कहलाता है। सीधे सी परिभाषा 50% अभिक्रिया के पूरा होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। तो 50% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। तो देखो द्वितीय कोटि की n बराबर 2 के लिए K2 की वैल्यू 1/T इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स अपन ने अभी याद की थी। तो जब अपन x की वैल्यू a/2 हो जाएगी, x का मतलब है वियोजन की मात्रा, a का मतलब है प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता, और 2 का मतलब है उसका आधा, 2 का भाग लगा देंगे तो आधा। जैसे a बराबर शुरू में मात्रा कितनी होती है 100%, a बराबर कितनी होती है 100% होती है, उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो 50% आ जाएगा। तो 50% वियोजन की मात्रा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि 50% वियोजन में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब क्रिया कारक का 50% भाग टूटकर उत्पाद में बदल जाता है तो वह समय अर्ध आयु काल कहलाता है। इसलिए अपन हमेशा x बराबर a/2 लिखते हैं, अर्थात जब वियोजन की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है वह समय अर्ध आयु काल कहलाता है। जब वियोजन की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, माना अपन ने 22 ग्राम पदार्थ लेकर अभिक्रिया शुरू की और 7 मिनट के बाद वह 11 ग्राम पदार्थ रह जाता है, तो 11 ग्राम कितना हो गया 22 का आधा, तो 7 मिनट अर्ध आयु काल कहलाएगा। ठीक है, इसलिए x की वैल्यू प्रारंभिक मात्रा की क्या रह जाएगी आधी। तब अपन समय को समय न कहकर t½ अर्ध आयु काल कहेंगे। क्या कहेंगे, t बराबर t½ अर्ध आयु काल कहेंगे। ठीक है ना, इसलिए K2 बराबर 1/T, t की जगह अपन रखेंगे t½ इंटू और x की जगह रखेंगे अपन a/2, a इंटू ए माइनस एक्स की जगह अपन रखेंगे a/2। सॉल्व कर लो, या t½ बराबर 1/K2 इंटू a/2 अपॉन a इंटू a में से a/2 अपन जानते हैं, a में से a/2 ये एक a है और ये आधा a है, एक में से आधा गया तो क्या बचेगा आधा बचेगा, अर्थात a/2 ही बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो t½ बराबर 1/K2। ठीक है, अब अपन जो a/2 बचा इसको अपन यूँ लिख दे a/2, तो a/2 से a/2 चला जाएगा तो क्या बचा 1/A। तो t½ की जो वैल्यू आई है 1/K2A। इस सूत्र से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से संबंधित आपके एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल में वो अर्ध आयु काल का मान देगा और प्रारंभिक मात्रा देगा और रेट कांस्टेंट पूछेगा, तो सूत्र लगा देंगे K2 बराबर 1/T½ इंटू ए। यह क्वेश्चन के अंदर वो K2 की वैल्यू देगा, रेट कांस्टेंट देगा और ए की वैल्यू देगा और t½ पूछेगा, तो सूत्र लगा देंगे 1/K2.A। ठीक है ना, इस सूत्र से अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल t½ उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसको, यह t½ बराबर और कांस्टेंट इसको हटा देंगे तो प्रोपोर्शनल टू 1/A। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए t½ या अर्ध आयु काल की वैल्यू उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो आया था
टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर 0। मतलब अर्ध आयुकाल का मान क्रिया कारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और द्वितीय कोटि के लिए आया टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, ये है। ठीक है, तो अपन दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। एक चीज और देखिए अपन कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n-1। आप इस सूत्र को याद रखना शॉर्ट में। अर्ध आयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता में जो संबंध होता है वो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे n यहाँ पर कोटि है तो n बराबर अपन 0 लेंगे तो क्या सूत्र आएगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। n की वैल्यू कितनी है, 0 - 1, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर -1, या टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए। आ गया ना अपने आप, सही है, 0 कोटि के लिए आ गया। अब प्रथम कोटि के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 1, 1 में से 1 गई तो 0, 0 का मतलब इस पर निर्भर नहीं करता। अब द्वितीय कोटि के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी लिखोगे, 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, ये लो, ये हो गया तीनों। ये n बराबर 0 के लिए, ये n बराबर 1 के लिए, और ये हो गया n बराबर 2 के लिए। ठीक है।